नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और राजधानी एक्सप्रेस खबरों का अब रुख करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां तेज हैं। सीएम धामी आज केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुसूचित जाति के मोर्चे के सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साथ में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति के लोग शामिल होंगे। सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए केदारनाथ जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित होंगे। तो फिलहाल केदारनाथ में भी उपचुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के पहले से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। का प्रचार पिछले 3 माह से लगातार केदारनाथ के अंदर चल रहा है। कल बड़ी संख्या में वहाँ पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, मेरा स्वयं वहाँ रहना होगा और उसके बाद हमारा एक दिन पूर्व सैनिकों का सम्मेलन वहाँ करने वाले गणेश जोशी जी हमारे वहाँ उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारा आईटी का भी एक बड़ा वहाँ पर हम लोग अपनी मीटिंग करेंगे, जिसमें हमारे मनीष खंडूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस कार्यक्रम में रहेंगे। अनेकों नेताओं के कार्यक्रम हमने बूथ केंद्रित तय किए हुए हैं। तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जाने वाले हैं या मेरा भी जो कार्यक्रम है, तो प्रत्येक बूथ केंद्रित कार्यक्रम रचना बनी है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि केदारनाथ सीट ये भाजपा की अपनी परंपरागत सीट है, उस सीट को हम जीते। तो वहीं देखिए, केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आएंगे और 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तिथि होगी। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए 173 मतदान बूथ बनाए जाएंगे और 90,540 मतदाता उपचुनाव में शामिल होंगे। तो फिलहाल केदारनाथ में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि शैला रानी, जो कि बीजेपी की ही विधायक रही, उनके निधन के कारण खाली हुई थी। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली होने के बाद से इस पर उपचुनाव की तारीख घोषित की गई थी। 173 मतदान बूथ बनाए जाएंगे। यहां 90,540 मतदाता हैं। उपचुनाव में शामिल होंगे ये सभी मतदाता, यानी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त तैयारियां वहां कैसी चल रही है केदारनाथ सीट को लेकर? बिल्कुल, केदारनाथ सीट में चूंकि 20 तारीख को उपचुनाव होना है, लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या हरदा वहां पे मौजूद है, जो केदारनाथ चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अभी उपचुनाव हुए थे जिसमें बद्रीनाथ सीट और सीट पे जो है कांग्रेस को विजय मिली हुई थी। तो अब ये केदारनाथ जो सीट है, इस पे नाक की कील बन गई है बीजेपी को जीतना। बीजेपी ने जो उम्मीदवार आशा नौटियाल को खड़ा किया है, इससे पहले शैला रानी रावत थी जो बीजेपी से विधायक थी, जिनका निधन हो गया था। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब आशा नौटियाल वहां से बीजेपी के टिकट पे और मनोज रावत कांग्रेस से टिकट पे है। तो दोनों लोगों में लगातार घमासान भी है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पे जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी वहां पे आएगा। गढ़वाल अगर बात करें, सांसद अनिल बलूनी भी वहां पे पहुंचेंगे चुनाव प्रचार को लेकर के। तो केदारनाथ सीट में 20 नवंबर को चुनाव और मुख्यमंत्री वहां जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। जी ठीक है, लेकिन अनुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी आपने भी बताया कि बद्रीनाथ सीट तो कांग्रेस के खाते में चली गई, लेकिन केदारनाथ में पहले भी क्योंकि शैला रानी खुद बीजेपी की विधायक रही हैं, तो ये इस सीट पर गढ़ इसे किसका माना जाता है, कांग्रेस या बीजेपी? और बीजेपी की क्योंकि पहले भी विधायक रही थी, तो इस बार भी क्या ये माना जाए कि इस बार भी जनता का रुझान बीजेपी की ओर ज्यादा नजर आ रहा है? रुझानों की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल, अगर ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो जनता का कहना यह है कि जो विकास कराएगा, क्योंकि शैला रानी रावत से पहले जो मनोज रावत है, जिनको इस बार फिर कांग्रेस ने दांव खेला जिनके ऊपर, वो कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने सीट जीती थी और उसके बाद जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी की सीट वहां पे आई हुई थी। तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वहां का ये सीन रहा है। लेकिन जनता का इस बार ये कहना है कि जो डेवलपमेंट कराएगा, जो हमारी मूलभूत
सुविधाएं हैं उनको देखेगा, जो सड़क बनवाएगा उसको हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो। कुछ वहां से निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। तो अब चूंकि 20 तारीख को ये चीज समझ में आएगी कि निर्दलीय के खाते में सीट जाती है या बीजेपी की या कांग्रेस के खाते में सीट जाती है। जी ठीक है, लेकिन अनुज, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हर साल परिवर्तन ये हो जाता, हर बार के चुनाव के बाद से परिवर्तन हो जाता है, यानी एक बार मौका बीजेपी को मिलता है, एक बार कांग्रेस को मिलता है, लेकिन आपने ये भी कहा कि हाँ, ग्राउंड जीरो पर जनता ये कह रही है कि जो विकास करवाएगा उसे ही हम मौका देंगे। क्या अब की सरकार से संतुष्ट नजर आ रही थी यहाँ की जनता, या अभी भी कमियों और खामियों को लेकर के जनता की ओर से अपने अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो का अलग अलग मत है। कई लोगों का कहना ये कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कई लोगों का कहना ये कि सरकार का काम सही नहीं है, सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हुई है, जो धामी सरकार है। लेकिन फिलहाल वहां का जो सीन है केदारनाथ का, क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं, अब ये 20 तारीख को ये समझ में आएगा कि किसको बाबा केदार अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किसको बाबा केदार अपना जो है अपना आशीर्वाद देते हैं, कौन विजयी होता है। क्योंकि ग्राउंड जीरो पे अगर हम जाते हैं तो जनता का ये कहना है कि अगर जिसने विकास कराया, जिसने रोड बनाई है, कुछ विकास बीजेपी ने कराया है। अभी कुछ दिन पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी, उससे पहले केदारनाथ में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं की शिलान्यास किया, कई योजनाएं दी उनको, कई लोग जगह पर उद्घाटन किया, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस चूंकि हरदा लगातार वहां पे मौजूद है, हरदा कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस बात को दिखाते हैं कि केदारनाथ में आखिर कितना विकास हुआ, केदारनाथ की जो विधानसभाएं हैं, केदारनाथ में जो पहाड़ों की विधानसभा है उसमें कितना विकास हुआ, जो पहाड़ों के गांव है उसमें कितना विकास हुआ, जो त्रियुगी नारायण जो रोड जाती है उसमें कितना विकास हुआ। तो ये हरदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार इस बात को दिखाते रहे कि बीजेपी ने कितना विकास किया है, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार रही है तो कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन वही बीजेपी का कहना है कि हमने वहां पर डेवलपमेंट किया है 2013 की आपदा के बाद। अब चूंकि इतने ज्यादा श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं तो ये बीजेपी का ही डेवलपमेंट है, ये बीजेपी का ही विकास है। प्रधानमंत्री का पुनर्निर्माण कार्य भी लगातार केदारनाथ में चल रहा है। यानी इसके अलावा केदारनाथ करवाए गए कामों को लेकर के बेहद संतुष्ट नजर आ रही है और उनको ये पूरा भरोसा है कि इस बार भी जनता यहाँ उनका साथ देगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार परिवर्तन संभव है, तो यानी इंतजार चुनाव के नतीजों का करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अनुज। तो भाई देखिए, उत्तराखंड के इगास पर्व की धूम नजर आ रही है। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया। सीएम धामी ने बूढ़ी दिवाली की बधाई दी है। लोक परंपराओं और सांस्कृतिक तौर पर इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर्व को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के साथ में एक संदेश भी जारी किया है। एक पोस्ट के साथ साथ में लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम ने की सुख और शांति समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व यानी कि बूढ़ी दीपावली पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने जनता से अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है और ये कहा है कि लोक पर्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंड वासियों से भी अनुरोध किया कि वे भी अपने लोक पर्व को अपने गांव में मनाने का प्रयास करें, साथ ही प्रदेश के विकास में सभी सहभागी बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की भी कामना की। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। तो वहीं देखिए, हरिद्वार में सीएम धामी ने भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी किया और क्रिकेट खेलते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अनोखा अंदाज पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिला है। दरअसल क्रिकेट
खेलते हुए उन्हें देखा गया। सीएम धामी ने विधायक की बॉल पर चौके और छक्के भी जड़े। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में पन्ना लाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया और 1378 लाख रुपए की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट में भी अपना हाथ आजमाया और रुड़की विधायक आदेश चौहान की बॉल पर जमकर चौके और छक्के लगाए। फिलहाल इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये स्टेडियम युवाओं के खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका देगा और उत्तराखंड को खेल प्रतिभाओं की भूमि बनाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। तो विकासनगर में पानी की समस्या अब तक हो रही थी उसे दूर करने का काम किया जाएगा। दरअसल बीजेपी विधायक ने पेयजल योजना का शुभारंभ किया। भूमि पूजन के साथ ही योजना की शुरुआत हुई। तो 406 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज योजना की शुरुआत की गई। विकासनगर में स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 406 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज संबंधित योजना का शुभारंभ किया। विकासनगर के बाबूगढ़ में भूमि पूजन के साथ योजना की शुरुआत हुई। परियोजना के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर सीवर लाइन और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए पेयजल लाइनों का निर्माण कार्य किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद विकासनगर शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। शानदार स्कीम है और जैसा भी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने आपको बताया कि देखो कितना छोटा शहर है हमारा, लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बनी, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है। और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को इससे एशियन डेवलपमेंट जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को हो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। अब आपको सीधे उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां सांस्कृतिक विकास मेले का आयोजन हो रहा है और सीएम धामी कुछ कह रहे सुनवाते हैं। इस पूरे विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए सतत रूप से प्रयास करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई योगेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र राणा जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस पूरे महोत्सव के संयोजक के नाते लगातार काम करने वाले श्री आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी, बच्चन सिंह चौहान जी अध्यक्ष मेला समिति, श्री दिनेश नौटियाल जी मंडल अध्यक्ष, श्री चमन सिंह चौहान जी, सरदार सिंह राणा जी, बहन सुलोचना गौड़ जी, चतर सिंह चौहान जी, जगत सिंह चौहान जी, जबर सिंह जी, पूरण सिंह चौहान जी, कुशल चंद नौटियाल जी, दिनेश चौहान जी एवं हमारे मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सभी मेले के संयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में इस यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं
आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे, पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ, जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र, ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। उन सबको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये जो खेल है, ये संस्कृति का विकास का एक सशक्त, एक समाज का एक महत्वपूर्ण भूमिका आपस में जोड़ने में भी ये खेलों के माध्यम से हम जुड़ते हैं। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय होता है, परस्पर मेलजोल होता है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भी खेल गतिविधियों को प्रदेश के अंदर बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार हम योजनाएं भी बना रहे हैं, लगातार ऐसे आयोजन भी कर रहे हैं, लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खेल संरचना और सुविधाओं के विकास के लिए विशेष निधि की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम बनाने हो, प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण हो या अनेक स्टेडियमों का निर्माण हो, मिनी स्टेडियम, छोटे स्टेडियम, बड़े स्टेडियम, इन सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और इस बार के आम बजट में हमने एक और प्रावधान किया है, एक बड़ी धनराशि
1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि ये हमने अपने नौजवानों के प्रतिभा कौशल के लिए, उनके विकास के लिए, खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, कल्चर के लिए, इसके लिए अलग से निर्धारित की है। भाइयों बहनों, आज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए बहुत सारे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से केवल शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। अभी हम युवा महोत्सव देहरादून में कर रहे हैं, हम खेल महोत्सव करते हैं, खेल महाकुंभ करते हैं। इन खेल महाकुंभ के माध्यम से नीचे हमारे न्याय पंचायत स्तर से, ग्राम सभा स्तर से अनेक हमारे युवा नौजवान खिलाड़ी भाई खेलते खेलते अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते करते राज्य स्तर पर भाग लेते हैं। और तो सीएम धामी को सुना आपने, और साथ ही साथ देखिए संस्कृति विकास मेले का एक और जहां उद्घाटन किया गया तो वहीं लोगों को ये संदेश भी दिया गया कि किस तरीके से संस्कृति का पालन आज भी उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं। अब बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पुलिस विभाग में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। उप निरीक्षक और अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने दरोगाओं के तबादले किए हैं और खानपुर उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को कनखल का जिम्मा सौंपा गया है। कनखल उप निरीक्षक भजराम को खानपुर भेजा गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दें कि हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 7 उप निरीक्षक और 3 अपर उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। लंबे समय से थानों में जमे दरोगाओं को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि जनपद में कुछ समय पहले ही आमद दर्ज कराने वाले दरोगाओं को भी थानों और कोतवाली में तैनाती दी गई। माना यह जा रहा है कि जल्द ही एसओ एएसआई की कुर्सियां हिलने भी तय है। बताया यह भी जा रहा है कि खानपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह को थाना कनखल भेज दिया गया और कनखल से उप निरीक्षक भजराम चौहान को खानपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक मंसूर अली को कोतवाली रुड़की, साथ ही मुनव्वर हुसैन को कोतवाली मंगलौर रवाना किया गया है। तो देहरादून में कंटेनर से एक कार अचानक टकरा गई और इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घायल का अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। कार में कुल 7 लोग सवार थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। तो दरअसल ये पूरा मामला देहरादून से सामने आया है। सड़क हादसे को लेकर के बताया गया कि तेज रफ्तार ये कार थी जिस वजह से हादसा हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जान गंवाने वालों में 3 लड़के और 3 लड़कियां बताई जा रही हैं। इसके अलावा एक लड़के की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि हादसे का शिकार हुई कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।